में हमें अब ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मैशत पर गहरी निगाह, सियासत पर गहरी निगाह, पॉलिटिकल इकॉनमी पर गहरी निगाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये जो अब ज़ाहिर है मिनी बजट हमें लाना पड़ेगा, और मिनी बजट का मतलब है महंगाई और मोर टैक्सेस। हमें अपना वो जो 7 बिलियन हमने लेना है, अब क्या इसका आना ठहर गया है जनाब डॉक्टर साहब? जी देखें, 4 महीने पहले ही आईएमएफ ने एक एसओएस मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है। तो इससे ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि आपने जो पहली तिमाही के अंदर आपको 342 बिलियन का सरप्लस देना था सूबों का, और पंजाब अकेले ने ही 160 बिलियन का लॉस कर दिया। एक तरफ तो आप वादे करते हैं, फिर उसके बाद आप शाखर्चियाँ करते हैं। अभी आप देखिए कि इनकी संजीदगी का हाल के हेलीकॉप्टर्स जो उसकी रिपेयर के लिए बिलियंस का आपने मंजूर कर दिया। अब वो देख रहे हैं कि भी एक तरफ तो इनके हालात बहुत ख़राब है, ये खुद कहते हैं। दूसरी तरफ चले रेवेन्यू तो इनसे इकट्ठे नहीं होते, अखराजात भी ये कम करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल इस वक़्त वो सख्त गुस्से के मूड में है कि इनसे जो भी वादे किए गए थे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक सूबे सारे लॉ बना लेंगे और उसमें वही लेकिन डॉक्टर साहब, रखेंगे हुकूमत तो जो मिनी आज बजट आप लगाने जा रही है, होता और मिनी बजट जो है 500 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो आयद करने जा रही है। विद होल्डिंग टैक्सेस पहले जो है वो आयद करिए जाएंगे, वरना ये भी कहा जा रहा है कि शायद सेल्स टैक्स की शरह भी जो है बढ़ाई जाए और लेवीज वगैरह भी बढ़ा दी जाए। जो रिलीफ मिलना था वो तो फारग हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये मिनी बजट आता है तो महंगाई का तो एक तूफान आएगा फिर? देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको पता है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स और कस्टम के सारे इस वक़्त जो एग्ज़म्पशंस हैं वो मिलाएँ तो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा बनती हैं। कोई इसका ज़िक्र क्यों नहीं करता है कि उनको ख़त्म करें आप? क्यों गरीबों पे बार-बार टैक्स और आप जो है मिडल क्लास को दबाए चले जा रहे हैं, और जो खाने-पीने की चीज़ें, आम इस्तेमाल की चीज़ें, उसके ऊपर टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। सारी हुकूमत आकर इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। आईएमएफ को इससे कोई गरज नहीं, वो तो कहते हैं जी आप अपना जो हमको शॉर्टफॉल हुआ 190 बिलियन का, वो आप एफडीआर का पूरा करें। अब आपने देखा कि शरह सूद कम होने के बावजूद भी इनकी जो उधार लेने की आदत है, वो तो लोकल बैंकों से भी खत्म नहीं हो रही। टैक्सेस अगर आपने सिर्फ लेकर और सूद की मद में दे देने हैं तो फिर चंद सेठों के हाथ में पैसा जाएगा। तो सर, और आईएमएफ का इन्होंने क्या वक्त किया पाकिस्तान आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो दोबारा जो है वो हमसे दोबारा निगोशिएशन करेगा, हमें स्मूथली किस्त मिल जाएगी, या क्या होने वाला है? वो क्या नजर आ रहा है सर? ये देखिए, वो साफ मान चुके हैं कि हमने जो पहले दादोशुमार दिए थे वो गलत थे। हमारा ख्याल था इन्फ्लेशन हाई रहेगी, टैक्सेस आ जाएंगे, इतने अब नहीं आ रहे, तो हम मजीद गरीब के ऊपर, इनको तो कोई ख्याल नहीं है। मगर मैं अर्ज कर रहा था कि आईएमएफ नहीं कहता आपको कि ये टैक्सेस लगा दीजिए जो हम खबरों में रोज देते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि जी ये जो इतना बड़ा गैप पैदा हो, जिसका आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको 342 बिलियन का तो सूबों से ही सिर्फ करके देंगे, 20 बिलियन हम आपको ताजरों से इकट्ठा करके देंगे। तो जो हम उनसे वादे करते हैं वो हमसे पूरे तो हो नहीं पाते हैं। जब पूरे नहीं हो पाते हैं तो फिर मिनी बजट होता है कि हम कहते हैं जी ये लीजिए, हम और मजीद अपने लोगों को तंग कर। डॉक्टर साहब, आज इतला ये भी है, आज इतला ये आ रही थी कि आईएमएफ का वफद आएगा और वो अपोजिशन लीडरान जो है उनसे भी मिलेगा, बानी पीटीआई से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छा साइन है कि अपोजिशन को भी साथ लेकर जो है वो हालात से आगाही के साथ जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए? करना तो फिर वही है कि गरीब लोगों पे ही टैक्स लगाने हैं, तो मैंने अपने मराद तो कम नहीं करनी है। तो जिसको मर्जी मिल रहा है आईएमएफ का वफद, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने जो फार्मूला उनको पेश करना है वो तो यही करना है कि जी हम कर्जे लेकर याशियत तो करते हैं और उसका बोझ अपने अवाम पे डाल देते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी कोई इनकी जहानत है? ये तो दोनों इनकॉरिजिबल है। ना वो दुरुस्त होने को तैयार होंगे कभी जिंदगी में, ना कभी हम दुरुस्त होने को तैयार होंगे। तो इसका तो लेकिन सर, हुकूमत तो दावा कर रही है कि महंगाई कम हो गई है और अखराजात जो है वो कम नहीं कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात का भी जो है वो अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। 17 हमने नए जज जो है वो रखने हैं, 5 करोड़ रुपया महाना उन पर अखराजात आएंगे। तो क्या ये अखराजात को कम करने का तरीका है कि हम आगे अखराजात बढ़ाते ही जा रहे हैं? बहुत जरूरत थी 17 जजेस की। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। देखिए, आज मीटिंग हुई है कैबिनेट की, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, उसमें भी यही रोना रोया गया है कि जी आम आवाम की जिंदगी तो ये जो हम कह रहे हैं कि
महंगाई की शरह कम हो गई। उसी तरह का काम है जिस हमने ये बजट सरप्लस दिखाने के लिए पूरे साल की इनकम जो थी स्टेट बैंक की वो पहले 3 महीने में बुक कर दी है। हमें अभी भी मेरा ख्याल है कि तो लगता है डॉक्टर साहब अगर अभी पीछे खजाना पे बराह रास्त तो काबज नहीं है, मगर वही फिगर फजिंग हो रही है, वही आवाम को गलत चीजें बताई जा रही हैं और एक पूरी की इनकम दिखाकर। और वो इनकम क्यों हो रही है इतनी ज्यादा स्टेट बैंकों की? आप शरह सूद से खुद कर्जे लेते हैं और उसकी फिर बैंकों से जो आमदनी होती है वो उनके पास चली जाती है। तो सारी चीजों का मिलाकर आप देखेंगे कि जो असर है। लेकिन डॉक्टर साहब जहां महंगाई की बात है, ये मेरे पास एक रेट लिस्ट है जो हुकूमत ने जारी की है। डॉक्टर साहब ये रेट लिस्ट है जो हुकूमत ने जारी की है और मैं दुकानदारों के पास गया, दुकानदार कहते हैं कि हमारी कुव्वत खरीद ही नहीं है और हमारी जो है कीमतें खरीद ही नहीं है। ये जो हुकूमत जो है वो रेट दे रही है, हुकूमत तो वो रेट दिखाकर जो है महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे सफेद चने जो हैं वो हुकूमत ने जो रेट दिया है वो 300 रुपये फी किलोग्राम दिए हैं और दुकानदार कहते हैं कि हम 380 में हमारी जो कीमतें खरीद है हम कैसे इस पे बेचेंगे। तो क्या महंगाई की जो शरह है वो इस तरह कम हो रही है? इसके फिगर्स जो है वो ठीक है सर जो हुकूमत दे रही है? जी बिल्कुल नहीं। सीपीआई से में से उन्होंने तो मुर्गी भी निकाल दी, दालें भी निकाल दी। उन्होंने कहा जिस चीज से महंगाई होती है उसको हम अपने मेजरमेंट से ही निकाल देते हैं। जी देखिए तो सिंगल डिजिट में आ गई है। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि कम से कम कुछ तो सबक सीखना चाहिए, मगर हमेशा वही किया जाता है जिसे हम कहते हैं कि जी सबक दाम दिखाया जाए, फिगर फजिंग की जाए, पूरे साल की जो स्टेट बैंक की इनकम है वो पहले महीने में बुक कर ली जाए और उन्हें कहा जाए कि हमें सरप्लस हो गया है। सरप्लस कहाँ? हाल तो ये है कि डे टू डे खर्चों के लिए भी बैंकों से कर्जे लेते हैं, चाहे वो जजों की सैलरियां हों, चाहे अलाउंसेज, और उन पे टैक्स भी नहीं लेते हैं। अब डॉक्टर साहब क्योंकि आप वकील भी हैं, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बार बार मिसाल दी जाती है, जरा इसमें थोड़ी हमें रहनुमाई कीजिएगा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बताए जाते हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 33 जज हैं जो मैंने नेट पे निकाल के देखे हैं। तो क्या हमें क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? हमारे यहाँ ज़रा इंसाफ की फरावानी के लिए ये कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी नहीं। उनका मकसद था कि ये जो बढ़ाकर अपनी मर्जी के जज लगाकर तो बेंचों में उनको शामिल करवाकर अपनी मर्जी के फैसले हासिल करें। इंसाफ का मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितना बुरा हाल है, किसी ने भी कभी इंसाफ के निज़ाम में आम लोग जो वकील महंगे हैं, जो देर है, तो क्या दुनिया में पहले मुकदमात बढ़ाए जाते हैं और जेल बहुत मुकदमात कम किए जाते हैं? और यहाँ उल्टी अप्रोच है कि आप उल्टे काम करें, सरकारी महकमे आपके खिलाफ उल्टा काम करें, फिर आप अपीलों में जाए, महंगे वकील करें और इसी तरह का सिलसिला चलता रहे। ये कौन सी लीगल रिफॉर्म्स है? अब आप देख लीजिए कि EU कितने, उसको 23 मुल्कों के सिर्फ जो है 9 जजेस हैं। क्योंकि इंसाफ का कोई तरीका कार तो नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आप चूंकि खुद वकालत भी करते हैं और आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, स्कॉलर भी हैं, डॉक्टर साहब कितना वक्त यहाँ कहते हैं जी एक दीवानी मुकदमा आज कर लो तो मुमकिन है आपके पड़पोते को कहीं इंसाफ मिल जाए। डज दिस हैपन इन अदर कंट्रीज, इवन इन दिस एरिया? साउथ एशिया में यही निज़ाम है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। फैसला मैं हैरान होता हूँ कि जितना हमने इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ाया है शायद दुनिया में कहीं न। और हमने शरीय कोर्ट भी बना दी, 3 किस्म के हम कवानीन चला रहे हैं, जलदा भी चल रहा होता है, इस्लामी निज़ाम भी चल रहा होता है, अंग्रेज भी चल रहा होता है, अंग्रेजी के अंदर बातें हो रही होती हैं, अंग्रेजी में फैसले लिखे जा रहे होते। वो लॉ तो अब उन्होंने खुद भी छोड़ दिए जिन्होंने ये बनाए थे। यकीन कीजिए कि इस वक्त जितने लॉ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपने सिविल प्रोसीजर से बहुत तवालत हो जाती है, वो तो उसको छोड़े हुए भी यूके को कम से कम, अब मैं आपको अर्ज करूँ कि इस वक्त उनको छोड़े हुए भी 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 50-55 साल पहले उन्होंने ये सारे लॉ खत्म करके बहुत सादा निज़ाम बना दिया है, मगर हम अभी तक उसी हैंगओवर से नहीं। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आपके, जो कानून गोरा छोड़ के गया था वो तो उन्होंने खत्म कर दिया, हमने अभी रखे हुए हैं। मगर इस बात पे बड़ा जोर है कि जी लेजिस्लेशन हमारा राइट है, हम रोजाना 26वीं तरमीम लेके आएंगे, 27वीं लेके आएंगे। डॉक्टर साहब जी तभी अभी तक देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शक्ल में है, इससे तो इतनी तफीक नहीं आज तक हुई। 79 ऑर्डिनेंस, 2001 ऑर्डिनेंस, और भले भाई इनकम टैक्स के लॉ को एक्ट बना लो, वो काम नहीं करते। जिसमें अपना फायदा होता है वो तो मिनी बिल 2 मिनट में बगैर पढ़े खड़े होकर शोर। डॉक्टर साहब इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर। और सबसे बड़ी आपने खबर हमें दी कि हम जिस अंग्रेजी लॉ पे अमल करते हैं वो बना के जो हमें छोड़ गए थे वो उसे छोड़ गए। मगर जाते जाते मियाँ साहब हमने एक और बात करनी है। बड़ी बात हुई है मकबूजा कश्मीर में
जो 370 एब्रोगेट की थी, जो उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था मोदी ने, एक वहाँ करारदाद पास हुई है जो कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो 370 का स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने ये करारदाद पेश की थी और ये करारदाद पास हो गई है। और मुझे लगता है कि कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है वो अब एक और सम्त में चल पड़ी है। मियाँ साहब, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। मियाँ साहब जी बिल्कुल काजी साहब, ये बड़ी खुशाइंद बात है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोशिश तो की जा रही है, जो कि हमारी हुकूमत में है और या हमारी जो है वो मुक़तदरा है, वो अपने तय कोशिश कर रही है और पूरे दुनिया में सफारती कोशिशें जारी हैं। अभी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ये करारदाद पास होना काजी साहब, वहाँ पर समझा यह जाता है कि जो मकबूजा कश्मीर में हुकूमत होती है वो भारत की अपनी मर्जी की हुकूमत होती है, मोदी सरकार की, लेकिन वहाँ पर इस तरह की करारदाद पास हो जाना बहुत बड़ी बात है।